एक फीमेल को एडवोकेसी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फीमेल्स को एडवोकेसी के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, मोर देन मेल्स। अगर कोई फीमेल की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रिटी व्हाटएवर, तो वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। एक्सप्लॉइट नहीं हुआ तो इंटिमिडेट हो जाएंगे। लॉयर और एडवोकेट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? सेम विद अ लॉयर हैज अ नॉलेज ऑफ लॉ, उसने लॉ की डिग्री की है। लेकिन एक एडवोकेट एक स्टेट बार में एनरोल होके प्रैक्टिस कर, ही इज रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट। अगर हमने ये सिस्टम बनाया था क्राइम को कम करने के लिए, अगर क्राइम तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब सिस्टम हैज फेल्ड अस ना। लीगली कोई बहुत गलत काम हो रहा है, वो आपको सबको पता है। वो नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। लॉयर्स और एडवोकेट को लेके बहुत सारे रील्स और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। कई बार खबरों के आधार पर आप अपने जहन में बहुत सारे मिथ बना लेते हैं। अब वो एक्चुअल में मिथ है या उसके पीछे कोई फैक्ट है, ये आज हम जानेंगे। इसी के साथ जो नए लॉयर्स आ रहे हैं वो कैसे अपनी स्टार्टिंग करेंगे, लॉयर्स की लाइफ कैसी होती है, एडवोकेट की लाइफ कैसी होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो हमारे आज की जो पॉडकास्ट की गेस्ट हैं वो कुछ ऐसा ही करती हैं, जो कि द लीगल बॉस के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी के साथ लीगल केसेस देखती हैं, सारी लीगल वर्क्स को देखती हैं। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी और इसी के साथ तमाम सवालों पे जवाब उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पूजा खंडेलवाल जी। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। So, मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी फॉर कॉलिंग मी आउट हियर इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत थैंक्स टू यू एंड योर टीम। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? दिल्ली की गर्मी, आई एम अ दिल्लीइट ओनली। बहुत लोगों को पता नहीं क्या मिथ है क्या नहीं है, बट मैं दिल्ली से ही हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछा। हाँ। तो मुझसे क्या मतलब, जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ है उसको तो क्या लगेगा। मतलब मैं तो बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, दिल्ली में ही। तो दिल्ली की गर्मी इज एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इस बार तो वेदर थोड़ा प्लेजेंट है पहले से। तो जो हम जब छोटे थे, जब गर्मी जो पड़ती थी वो बहुत स्कॉचिंग, जब स्कूल जाते थे इतनी स्कॉचिंग हीट होती थी। मुझे तो उल्टा लग रहा है कि अभी प्लेजेंट है वेदर, मतलब इतना वो नहीं है स्कॉचिंग, इट्स फाइन। तो मैम, जैसे कि आप लिटिगेशन और लीगल वर्क्स देखती हैं, तो एक फीमेल होने के साथ साथ मतलब एक परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में या लोगों के बीच में, समाज में, कि फीमेल्स को नहीं जाना चाहिए एडवोकेट में, लिटिगेशन में, एडवोकेसी में नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों में नहीं, और खासतौर से क्रिमिनल लॉयर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका कैसे मोटिवेशन हो, थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। मेरे दादा परदादा से लेके मेरे फादर साहब तक सब लोग बिजनेस में थे, and that too very well established business people, not like ordinary ki agar suppose we had a shop in Chavri Bazar, it was the biggest of all. We had an iron trade ka business tha, sanitary hardware, ye sab भी है। तो मैंने अपने बचपन से ना बहुत सब कुछ प्रॉस्पेरिटी देखा है, पैसा वैसा सब, एफ्लुएंस, अबंडेंस, सब कुछ देखा मैंने। तो उस टाइम तो ऐसा कभी दिमाग में, जब हमने कभी पुलिस स्टेशन ही नहीं देखा, आज तक कुछ देखा ही नहीं, तो दिमाग में कभी, क्योंकि ये सब जब आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्ट्राटा पे होते हैं ना, तो आपको इनजस्टिस समझ में आता है कि मेरे साथ क्या इनजस्टिस। जब आप एक अच्छी एफ्लुएंट लाइफस्टाइल में रहते हैं तो आपको कहाँ से इनजस्टिस, आपको सब कुछ मिल रहा है लाइफ में। आप इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं। आई स्टडीड इन दिस इंडिया स्कूल, दैट्स अ बोर्डिंग स्कूल इन इंडिया। तो मतलब सब चीज अच्छी चल रही है आपकी लाइफ में, but suddenly, see, I did not choose law myself. Law has chosen me. Yes. एक तो होता है कि आपकी खुद की कॉलिंग थी कि मुझे इस फील्ड में आना है, एक होता है कि the field has called you out here. Like I, being from a business family, मेरा भाई USA रहते हैं, like everybody is into business. तो मेरे चाचा ताऊ सब लोग बिजनेस में। कोई, मुझे नहीं लगता हमारी फैमिली में कोई डिवोर्स केस या ऐसी चीज़ें, या कोई भी मतलब ज़्यादा लोग लिटिगेशन, बहुत रेयर कोई घुसे होंगे, एक्सेप्ट माई फादर। मैंने बचपन में उनके ऊपर कुछ केसेस होते हुए देखे थे, तो दैट अफेक्टेड मी अ लॉट।
बट वहाँ से सिर्फ आई न्यू कि ऐसा होता है ये एज अ चाइल्ड. बट व्हेन आई ग्रू अप एंड माई जर्नी स्टार्टेड एज my father, he got me married at the age of 18. Yes, at the age of 18. It was an arranged marriage. मतलब कि होता है ना कि आपको बताया भी नहीं गया और ये वो, और आपको कहीं फंक्शन में ले जा रहे हैं समय में जैसा होता था. एंड he took me there and बस उस इंसान ने मेरे फिंगर में रिंग पहना दी. एंड लाइक I could not like revolt at that time or rebel because इतने लोग खड़े थे and like I didn't know what to say and I had to keep up my family's respect. But it was a very odd situation for me as a child because I just completed my 12th. तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे फादर ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ. एंड घर पे आके काफ़ी झगड़ा भी हुआ. वी हैड अ बिग ह्यूज आर्ग्यूमेंट दैट लाइक, बट ही टोल्ड मी कि बेटा दिस इज द, एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एट दिस एज नाउ कि उन्होंने ये इसलिए किया. ही वांटेड टू सेफगार्ड मी बिकॉज यू नो सम केसेस वर गोइंग अप ऑन हिम और उन्हें लग रहा था कि अगर कुछ गलत हो जाता, जैसे सपोज ही गेट्स अरेस्टेड और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज इट वाज जस्ट अ फियर इन हिज माइंड कि बदनामी हो जाए कुछ भी, तो मेरी डॉटर का क्या होगा, यू नो. मतलब इट वाज अ बैंक का रिकवरी केस, जैसा होता है ना, पैसे आप लोन्स लेते हैं बैंक से, बिजनेस वाले लेते ही हैं, आपको पता ही है. तो वो अमाउंट वो शायद पे बैक नहीं कर पा रहे थे एंड कुछ इशू हो रहा था उसमें. बैंक के फेवर में ही ऑब्वियसली ऑर्डर पास हुआ उनको, मतलब उनके फेवर में हुआ. तो मेरे डैड बड़े अंदर से वो हो गए थे कि भाई मेरी डॉटर के ऊपर कोई नहीं आना चाहिए दाग. तो ही गॉट मी मैरिड ऑफ अर्ली इन माई लाइफ एंड आई वॉज नॉट एट ऑल prepared for that. I was a topper in my school and I was doing well in my studies and I wanted to study further more. तो मुझे उस टाइम एक बच्चे को क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं. आपको लगेगा कि भाई द पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स करते ही हैं ऐसा, ये सबके घरों में ही होता है. तो when I faced a lot of exploitation, मेरा जो स्टॉक पे भी इंटरव्यू है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जब फेस करी, तब मुझे उस टाइम समझ में आया कि आई नीड टू स्टैंड एंड फाइट बैक अगेंस्ट दिस. आई एम नॉट दैट पर्सन जो हु इज गोइंग टू फिट इनटू द सिस्टम की अब आपकी लाइफ ऐसी ही है, आपको ऐसी, यही तो सिखाया जाता है जब एक लड़की की शादी हो जाती है, चाहे जो आप छोटे होते हैं, आपको अब यही तुम्हारा घर है, उस ससुराल में ही ऐसे होगा, वो तुम्हें चाहे मारें डांटे कुछ भी बोलें, इट इज़ ओके, लाइक ऐसे ही रहना पड़ेगा. और मतलब आई रिमेंबर द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज लाइक कि जैसे आई गॉट मैरिड एंड माई ex-husband up to because we got divorced early in my life, like so now he has got married off. तो मैं तो मतलब I could understand the whole trap कि यहाँ से मेरे फादर ने मेरी शादी की ये सोच के कि भाई मेरी लड़की एक अच्छी जगह सेटल हो जाएगी और ये फाइनेंशियल ये सारी जो इश्यूज हैं उससे निकल जाएगी. और वहाँ पे भी when I landed, वहाँ पे भी यही सब सेम सिस्टम चल रहा था, सेम चीज़ें जो हो रही थी. वो भी फाइनेंशियल डेट्स के अंदर थे वो लोग भी सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि दे आर फाइनेंशियली वेल टू डू. उनको भी ये था कि भाई हमारे लड़के की किसी तरह से शादी हो जाए, दैट्स इट, और एक अच्छा खानदान मिल जाए. सो बोथ ऑफ देम वर प्रिटेंडिंग बट दे वर नथिंग. एंड ऑन माई मैरिज ऑल्सो उन्होंने कम से कम मुझे पता नहीं इतना गोल्ड चढ़ाया होगा, इतनी ज्वेलरी दी होगी एज स्त्रीधन, लाइक आई कुड हैव गॉट इट. When I walked out from that place, I remember I didn't even have a 500 rupee note with me, nothing. I just came out like that. So a female who has seen everything in her life and got married in a family जिसके घर उस टाइम पूरा घर एयर कंडीशन, जिसके घर में शैंडलियर्स लगे हुए हैं, जिसके घर में फाउंटेन्स लगे हैं, जिसका घर इनसाइड आउटसाइड तक में फीचर होने के लिए, मतलब पीपल आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर. माय सिस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली आई गॉट मैरिड इनटू, इट वाज द हाउस वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक दे वर लाइक वेल नोन फैमिली, बट अंदर से कुछ नहीं था उनके पास. दे वर लिटरली स्ट्रगलिंग. आई वोंट से कि they were poor, they were not at all poor, but एक होता है ना कि आप बहुत बड़ी फैमिली से हैं, सबको जो है गाड़ियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे हैं पंजाबी, बट अंदर से कुछ नहीं है. लोन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, यू नो लेनदारों के फोन आ रहे हैं आपके पास कि भैया कब पैसे दोगे, ये वो. आई सॉ ऑल दैट. सेम आई यूज्ड टू सी इन माय हाउस आल्सो at that time, and same situation I landed out there. And then I wanted to get out of that
place for all the, because अगर मैं एक एक चीज बताऊँ तो पता नहीं इंटरव्यू कितने टाइम का हो जाएगा. So I just got out of that place. But अब वो डिवोर्स लेने के लिए तो मुझे फाइट करना था ना खुद से. Right. क्योंकि जब मैं किसी लॉयर के पास जाती तो दे आस्क्ड मी मनी एंड मेरे पास तो पैसा था ही नहीं. सो द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि एक चीज मैंने अच्छी कर ली थी कि बाय द एज ऑफ 19 आई हैड बिकम अ मदर. ठीक है. तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चे के फॉर्म पे क्या लिखूंगी, जो स्कूल के फॉर्म पे कि आई एम अ 12th पास. आई कुड नॉट टॉलरेट दैट. तो मैंने उस वजह से चुपचाप पढ़ाई करना शुरू किया. किसी को पता नहीं था कि आई एम स्टडिंग. आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई गेव माई एग्जाम्स एंड किसी ने मुझे कैसे, मतलब फीस भी मैंने नहीं भरी है, मेरे प्रोफेसर ने भरी है मेरी. एंड बिकॉज ही हैड द कॉन्फिडेंस दैट शी विल बी एबल टू डू वेल इन हर स्टडीज. एंड ही हैड टेकन ओनली वन प्रॉमिस दैट बेटा फ्लंक नहीं होना, बस एक भी एग्जाम में, एक भी सेमेस्टर में फ्लंक नहीं होना. मैं सब, आई विल हेल्प यू आउट थ्रू दिस. बट मैंने कहा कि मैं तो क्लास में ही नहीं आ पाती हूँ कभी, लाइक हाउ विल आई स्टडी ये वो. तो ही यूज्ड टू जस्ट कीप गाइडिंग मी एंड आई स्टडीड. आई यूज्ड टू गो इन बिटवीन समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली. जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा रेगुलर जा रहा है कॉलेज और पढ़ रहा है, कैसे पढ़ पाते. बट आई वाज इन रेगुलर कॉलेज. तो जब चुपचाप कभी निकल जाते थे क्लासेस के लिए, अदरवाइज नहीं भी जा पाते थे. बट मैंने जब एग्जाम्स क्लियर कर लिए और जब उनको पता चल गया मेरे ससुराल वालों में से लोगों को, देन आई सॉर्ट ऑफ गॉट आउट फ्रॉम देयर एंड माय जर्नी स्टार्टेड. एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ. फर्स्ट आई वांटेड टू गिव जस्टिस टू माई सेल्फ. कोई था नहीं मेरे लिए फाइट करने वाला. सो आप एक फीमेल है और अमूमन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो मेल एडवोकेट और एडवोकेसी में लोग मिलते हैं प्रोफेशन में. तो एक फीमेल को एडवोकेसी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फीमेल्स को एडवोकेसी के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मोर देन मेल्स. देखिए, जब कोई आदमी वकालत के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वकालत एक ऐसी फील्ड है कि शुरू से मेल डोमिनेटेड है. आपको पता है, इसके अंदर सारे मेल्स, अभी भी इट इज़ मेल डोमिनेटेड. वेरी फ्यू फीमेल लॉयर्स. वैसे भी जो आपका प्री फिक्सेटेड माइंडसेट है, आप फीमेल को उतना ज़्यादा एज अ लॉ क्या है, बैटलफील्ड ही तो है, और लॉयर क्या है, उसका वॉरियर है एक तरह से. ही इज गेटिंग जस्टिस फॉर यू, ही इज रनिंग अराउंड, ही हैज टू बी वेरी अग्रेसिव टू गेट दैट. फीमेल्स को उतना अग्रेसिव माना ही नहीं जाता, इतना इंटेलिजेंट माना ही नहीं जाता. ठीक है. ऊपर से अगर कोई फीमेल की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, शी इज प्रिटी व्हाटएवर, मेन आर इंटिमिडेटेड बाय हर. वो नर्वस हो जाते, मतलब इन द सेंस दे फील दैट या तो वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. एक्सप्लॉइट नहीं हुआ तो इंटिमिडेट हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी महिला है, इसका कैरेक्टर खराब कर दो, लाइक तो कुछ ना कुछ दे विल डू. बिकॉज ये एक, जैसे हर इंसान का ना एक अपना एक एरिया है, ठीक है, ये डोमिनेटेड रहा है मेल्स के थ्रू, तो उनका एक माइंडसेट है. और जो केसेस भी मोस्टली लगाने आ रहे हैं वो भी मेल्स ही हैं. अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर मोस्टली मेल्स, इवन कोई फीमेल भी आती है उसके साथ भी मेल आता है, कोई उसके फादर हो, कोई हो, आते हैं. तो उनका माइंडसेट तो मेल्स से ही मेल खाता है ना. दे फील कि या अ मेल लॉयर कैन डू इट फार मोर बेटर एज अ फीमेल लॉयर. राइट. और इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये कुछ लोग सोच रहे हैं, सब ऐसे ही सोचते हैं, ये फैक्ट है ना. तो इस ऐसे सोच के अंदर अपनी जगह बनाना, उस सिस्टम के अंदर लड़ना, सिस्टम के बाहर लड़ना, और घर भी मैनेज करना और सारी चीजें देखना. सो जो इंसान, आपको पता है ना कि लॉ ऑफ सर्वाइवल, कि जो जितना ज्यादा हासिल करेगा ना, जितना हार्डशिप को फेस करेगा, वो उतना बड़ा सर्वाइवर बनेगा. अंडरस्टूड. तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील बनाई थी कि आई थैंक्ड ऑल माई सीनियर्स. थैंक्ड इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, इसलिए कि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया. अगर कोई कुछ नहीं करता ना आपके लिए, सिर्फ आपसे वादे करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर करेगा कुछ नहीं, ठीक है, तो वो जो हर्ट होता है ना आपके अंदर, दैट गिव्स यू दैट मोटिवेशन टू प्रूव इट योरसेल्फ, टू डू इट योरसेल्फ, कि अब ये काम मेरा जिम्मा है, इट इज माय लाइफ, माय एरिया, दैट मेरे को जो थॉट प्रोसेस मुझे आगे लेके जाना है, मुझे जस्टिस सिस्टम
के अंदर रह के इन सब चीज़ों से फाइट करना है तो ये मुझे करना है। तो यूजली सारे जूनियर्स क्या करते हैं, जो अपने सीनियर की प्रीफिक्सेटेड माइंडसेट, आप जिस सीनियर के अंडर काम कर, सपोज वो करप्ट है, वो रोज पे, तो जूनियर भी तो वैसे ही बनेगा ना, राइट। तो आप जैसे अपने सीनियर को देख लो, मैंने देखा ही नहीं, मैं ज्यादा किसी के साथ मैं काम नहीं करती, मतलब अंडर नहीं करती, साथ में करती हूँ, अंडर नहीं किया कभी। मेरा कोई पर्टिकुलर केस आया है, आई टेक देयर गाइडेंस व्हाटएवर। एक होता है कि हाँ दे आर गाइडिंग मी, कि मतलब यू नो आई एम डूइंग दे, नो आई विल नॉट, आई विल जस्ट डू माय ओन वर्क व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज उसमें मेरी थिंकिंग फ्री है ना। अदरवाइज आई एम जस्ट गाइडेड बाय देम, व्हाटएवर यू नो, लॉ फर्म्स में क्या होता है और जगह क्या होता है, they will just tell you to do what they want. एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, लॉयर और एडवोकेट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जैसे ये बात तो आपको सबको पता है कि जैसे कोई इंसान MBBS करता है तो वो डॉक्टर बन जाता है, राइट? डॉक्टर बनता है तो, लेकिन MBBS वाला अगर आपके हार्ट की सर्जरी है, एक आप किसी को जानते हैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे डॉक्टर त्रेहान है, आप उन्हें एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जानते हैं, करेक्ट, ठीक है? तो क्यों MBBS वाला क्यों नहीं कर सकता हार्ट की, बताइए? सेम विद अ लॉयर, लॉयर हैज अ नॉलेज ऑफ लॉ, उसने लॉ की डिग्री की है, लेकिन एक एडवोकेट एक स्टेट बार में एनरोल होके प्रैक्टिस, ही इज रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट, यू नो, वी हैव द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, AIB एग्जाम क्लियर करना पड़ता है उसके लिए, दे हैव द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दे आर नोन एज एडवोकेट, क्योंकि you know they are practicing in that particular realm for the clients, they are representing the client. एक lawyer भी law की knowledge रखता है, consultant बन सकता है और कुछ कर सकता है, but they are not representing the client. एक लॉयर का माइंडसेट लिटिगेशन प्रैक्टिस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स नॉट कि एक मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा रोल उसी चीज़ का है। क्यों? कुछ इंडिया में चंदा लोग ही टॉप पे हैं, उनके नाम आपको याद हैं कि लॉयर मतलब ये, लॉयर ये, ठीक है? सपोज एग्जाम्पल दें कि अगर अरे हु इज द बेस्ट लॉयर, तो सबको एकदम से सिब्बल जी का चेहरा याद आ जाता है, या यू नो और भी जितने, जैसे राम जेठमलानी जी है, वो इन सब का एकदम से याद आ जाता है। क्यों? It's just because their mindset, you know, अगर कोई इस फील्ड के अंदर है, the person should have something to give to this field. That courage is very important. तो लॉर्ड डेनिंग्स की एक saying है, the most important attribute of a lawyer is the courage of the lawyer. लॉयर वो पर्सन है जो कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। You know, only painters and lawyers can paint black to white and white to black. दो ही लोग हैं ये दुनिया में, पेंटर्स एंड लॉयर्स, ठीक है? तो हम ये, आप जो बातें करते हो जस्टिस की या चीजों की, जज एक थर्ड पर्सन है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लॉयर कैसा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कोर्ट के अंदर, उस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। उसकी टाइमिंग क्या है, वो कितना डिसिप्लिन्ड है, वो कितना थॉरो है अपने लीगल नॉलेज में, क्या सेक्शंस के, मतलब अगर कोई चार्जशीट में गलत सेक्शंस लगाए हुए हैं तो वो कैसे आर्ग्यू करता है, वो जजमेंट्स कैसे पेश करता है, यू नो, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं उससे। और वो कब हो सकता है? जब उसकी मेंटल कंडीशनिंग बिल्कुल, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मेंटल कंडीशनिंग पॉजिटिव। तो खुद ही नेगेटिव थिंकिंग का है, व्हेन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। आज की जनरेशन में क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम है कि नेगेटिव मेंटल कंडीशनिंग, जब मेंटल कंडीशनिंग ही शुरू से नेगेटिव है, स्ट्रेंथ ही नहीं है अंदर, और वो सोचते हैं कि इसके साथ काम करूंगा तो इनसे कुछ सीख जाऊंगा, उसके साथ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के इंटर्नशिप के जीमेल पे डेली ईमेल आते हैं उनका, और मैंने इस वाली लॉ फर्म के साथ काम किया, इसके साथ किया, मतलब बहुत सारे हैं। तो आई आस्क देम दिस क्वेश्चन कि इतने लोगों के साथ काम किया, क्या सीखा? तो मैम इसके साथ वो सीखा, इसके साथ ये सीखा, इसके साथ वो सीखा। मैं कहा फिर अपना ही प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो स्टार्ट?
नहीं मैम अभी कहाँ आता है, सीधे यही बोलते हैं Okay. छूटते। तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ टाइम पास ही कर रहे थे ना। अगर एक्चुअली आपके दिल में है प्रैक्टिस करने, आपको जरूरत ही नहीं है किसी के साथ कुछ भी सीखने की। आप रोज कोर्ट जाइए ना, सबसे ज्यादा तो आप कोर्ट में खड़े होकर सीखेंगे ना, राइट। बट ऐसे भी बच्चे जिनको ABCD नहीं पता, बेसिक्स ही नहीं पता, तो उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे समझ में आएगा। एंड आई इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू, मुझे भी ऐसे लगता था जब मैंने लॉ की थी कि यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि कोई मेंटर ही नहीं था, कोई समझ। बट जब मेरे साथ नेग्लिजेंस हुआ खुद, तब मुझे सारी बातें समझ में आ गई। देन आई अंडरस्टूड, बिकॉज यू नो एवरी ग्रीवाइंस, जो भी ग्रीवाइंस होता है आपका, दैट गिव्स यू अ पावर टू फाइट। जो भी लॉयर आए हैं ना, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उनके वो ऐसे ही नहीं बने लॉयर, उनके अंदर कोई ग्रीवाइंस होगा या कोई फायर होगा इस चीज को करने का। उन्होंने कभी कोई एक्सप्लॉयटेशन, कोई इनजस्टिस फेस किया होगा अपनी लाइफ में, एंड दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि लॉ कितना पावरफुल टूल है टू गेट जस्टिस, यू नो, एंड टू सेफगार्ड योरसेल्फ। मैं जानना चाहूँगा, और शायद मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पूजा खंडेलवाल जी क्या करती हैं अपने मेंटल प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कैसे बैलेंस करती हैं? पूजा खंडेलवाल जी क्या करती हैं? सोशल मीडिया सबसे फनी जगह है। मतलब लोगों को लगता है, सी आई एम ऑन सोशल मीडिया, मैंने बहुत कुछ, लोगों को लगता है, मेरे को सारे मेरे कोलीग्स बोलते हैं कि यार ये क्या, यू आर सो इंटेलिजेंट, ये सोशल मीडिया, जो प्रैक्टिसिंग लॉ है ना, जो सोशल मीडिया, यूजुअली आपको पता है लॉयर्स अपने आप को बहुत प्राइवेट रखते हैं, वो ना तो ज्यादा सोशलाइज करते ना कुछ करते, मतलब हार्डली यू विल सी द लाइफ ऑफ लॉयर्स, वो ज्यादा दिखाना नहीं चाहते कुछ भी, अपने अकाउंट्स भी बनाएंगे सोशल मीडिया, प्राइवेट रखेंगे। कुछ आजकल सारे लॉयर्स जो पब्लिक अकाउंट्स बना के वीडियोस बनाने लगे, दे ऑल आर स्ट्रगलर्स, लेट मी टेल यू। वो सारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, कोई कहीं के 6-7 लॉयर्स के अकाउंट्स हैं जो एक्चुअली, जैसे अमीश अग्रवाला है, प्राची, मतलब ये एक्चुअली अच्छे लॉयर्स हैं, तो वो एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर। सो हाउ आई डील विथ दिस इज दैट सोशल मीडिया, जरूरी नहीं है कि मिस्टेक करके ही मिस्टेक को सीखा जाता है, कि खुद मिस्टेक करो और उस फॉल्ट से सीखो, कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप सीख लेते हैं, ठीक है। तो सेम सोशल मीडिया पे जब मैं ये सारी चीजें रोज होते हुए देखती हूँ, अब मैं दिन में पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि मैं 1000 लड़कों या लड़कियों से मिल लूं या बात कर लूं, ठीक है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया हमें सबका माइंडसेट, जो डीएम्स आते हैं, वो सबका माइंडसेट समझ में आ जाता है, क्योंकि यू बिलोंगिंग टू अपर स्ट्राटा, आपको लोअर, मैंने कई बार ट्रैवल किया इंडिया के बाहर, तो वहां के लिए तो एक मैं नॉर्मल लड़की थी ना, जो सड़कों पे चल रही थी नॉर्मल, तो मैंने नॉर्मल इंसान जैसा रहा ना, तब मैंने रियलाइज किया कि एक नॉर्मल इंसान क्या फेस करता है। भाई आप अपने घर में बैठे हो एयर कंडीशन कमरे के अंदर, तो आपको वो चीजें फील ही नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी, बट जो इंसान जो बस में धक्के खा रहा है, जो मेट्रो में धक्के खा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी तकलीफ अलग टाइप की है। वो ना आप उसकी बात समझ पा रहे हो ना वो आपकी बात समझ पा रहा है ना। आपको लगेगा क्या तुझसे 2-5 हजार रुपए की फीस भी नहीं दी जा रही है, उसके लिए वो भी बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए आई केम टू सोशल मीडिया टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पब्लिक। तो वो अपने आप में ना बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है, और क्योंकि इतने फनी लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, तो दैट सॉर्ट ऑफ अम्यूजेस मी। और बाकी आई वर्कआउट, आजकल मेरा वर्कआउट बंद है, इसलिए आई पुट ऑन एटलीस्ट लाइक 8-10 kgs, अदरवाइज आई बीन वेरी एथलेटिक। आई वर्कआउट, आई डांस, आई गो फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, आई हैव वन you know a beauty contest also. I keep doing new things, like, you know, so that mind is alive. आप थोड़े केसेस की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर पिछले दिनों में, मतलब इसी साल की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। इंदौर का केस, अतुल सुभाष का केस, और तमाम तरीके के ऐसे केसेस पिछले 1 साल में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें अभी तक बहुत सारे केसेस में जजमेंट ही नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस के जो डिसीजन दिए गए, जो जजमेंट दिया गया है, उस पे बहुत सारे सवाल किए गए हैं, PIL डाली गई हैं अपर कोर्ट्स में, ऐसा चल रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया? कुछ केसेस में डिले क्यों होता है? मतलब you mean to say the pendency in the cases. Pendency इंडियन लीगल सिस्टम में इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो पहली बात, स्टार्टिंग से स्क्रैच पे जाइए, जब कोई पुलिस कंप्लेंट आती है पुलिस वालों के पास, तो
वो मैं पेज पे बोल बोल के थक गई हूँ लोगों को समझा के कि व्हाट इज एडवोकेट्स एक्ट, व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पढ़ो जाके। आज भी लॉयर्स अपने पेज पे सब लिख रहे हैं डीएम मी फॉर paid collaboration. This is a violation of the BCI guidelines, even the Advocates Act 1961. तो मैंने उसके अंडर ही तो कहा भाई मेरी कोई सेटिंग तो है नहीं यहाँ पे, या लोग मुझे, अगर मैं लीगली कोई बहुत गलत काम हो रहा है, वो आपको सबको पता है, वो जुए सट्टे का एड चला रहा था, उसके अंदर पेड प्रमोशंस कर रहा था और प्लस वो बेटिंग गेम्स को प्रमोट कर रहा था। तो लॉयर का काम ये होता है क्या, बेटिंग गेम्स को प्रमोट करना? बिल्कुल भी नहीं। तो वायलेशन है ना, उसके अंडर ही सस्पेंशन हुआ है ना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाई है मैंने, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो देन आई फील कि बेकार है समझाना, कोई मतलब नहीं है, जो हमें करना है बस करो, चुपचाप निकल। इसीलिए लॉयर्स चुप रहते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, पब्लिक में इतना दिमाग नहीं है इस चीजों को समझने का। दे गो बाय इमोशन, जो उनकी शुरू से मेंटल कंडीशनिंग हुई है कि नहीं ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, कोई वेस्टर्न कपड़ों में बैठा है ये मॉडर्न होगी, अवेलेबल होगी, ये बहुत सीधी दिख रही है। सीधी दिखने वाली नहीं तो तुम्हारे की है ये देख लो ना तीनों जो ये सीधी, तो बहुत सही बात कही है आपने। ये थी है ना, पिछले दिनों में कितनी सीधी दिख रही थी। हाँ ये तुम्हारी सोनम, ये कौन सी मॉडर्न ये थी कि वन पीस वाली लड़कियां यही कर रही हैं, गांव गोटों में यही सब कर रही हैं, राइट, मॉडर्न वाली नहीं करती है ये सब। सो इट इज द मेंटल कंडीशन। ओके, आजकल डाउरी और एलुमनी के केसेस बहुत ज़्यादा बूम पर हैं, और आप भी अपने करियर में बहुत सारे केसेस को हैंडल कर रही होंगी। तो क्या एक्चुअल में प्रोसेस रहता है एलुमनी का, या डाउरी के जो केसेस लगते हैं वो एलुमनी का, मैं खास तौर पर मेंटेनेंस केसेस के बारे में प्रोसेस तो क्या रहता है, मतलब आप जैसे अब किसी को अगर डिवोर्स लेना है, ठीक है, उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया, अब डिवोर्स के लिए अब ये कंटेस्टेड चाहिए उसको या म्यूचुअली चाहिए। अब वो इफ शी कैन मेंटेन हर सेल्फ देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इफ शी कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ तो मेंटेनेंस के लिए फाइल करेगी, और वो उसका राइट है एक औरत का। आप खुद सोचिए ना, आप किसी औरत को लेके आ रहे हैं अपने घर में, वो अपने घर से एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल में रह रही है वो, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अब मुझे तू पसंद नहीं आ रही, अब तू मेरे घर से निकल जा और तू जैसे रह सकती वैसे अपना कमा अपना खा। वाई? फिर मतलब क्या हुआ? शादी इज अ सेक्रेट, मतलब हिंदू मैरिज में सेक्रेमेंट है ना ये। तो अगर उसे आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऑब्वियस अच्छा नहीं लग रहा है तभी डिवोर्स लेगी, अच्छा लग रहा होता तो क्यों तो रहती ना। अब बहुत लोग इस बात पे रिबटल, नहीं मैम मैंने तो बहुत प्यार से रखा था, फिर भी मेरी बीवी का तो इधर उधर अफेयर चल गया। आपने प्यार से रखा था पर आपने क्या टाइम दिया उसे? अफेयर तभी चलता है जब आप उसकी हर इच्छा को मान रहे हैं, लेकिन जो टाइम उसको आपका चाहिए ना, वो आप चीजें खरीद के दे रहे हैं उसे, वो टाइम कोई और भरपाई कर रहा है। तो उस चीज की भरपाई तो आप करेंगे फिर जब उसने सोच ही लिया। आप देख लिया ना लेटेस्ट केसेस में, ये कोई ड्राइवर के साथ भाग रही है, कोई ये वो जो बंदा था ये वाला ड्रम वाला केस के अंदर, उसके अंदर वो बंदा कुछ भी नहीं, वो कहाँ वो मर्चेंट नेवी और कहाँ ये कुछ नहीं। हाँ, ये ऐसे ये क्यों हो रहा है? बिकॉज females are emotional fools. They are like kids, they like validation. एक फीमेल ही तो तैयार होकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या, मेल्स पूछते हैं कैसे? Because females like validation. They more okay. Men who spend money on them, उनके ऊपर तो नहीं लगते केसेस इस तरह के, या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है जल्दी से। उनके साथ क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल इट, दे नो। और ये जो बातें की जाती है ना कि फीमेल्स ये सब कर रही हैं, फीमेल्स ये सब कुछ नहीं कर रही है। मेंटेनेंस के जितने भी केस आप उठा के देख लो, या कोई मैंने ऐसे इतनी अच्छी फीमेल्स देखी हैं जो ये नहीं कर, पर उनका लॉयर उनको समझाता है कि आप ये केस भी डालिए, आप डीवी का भी डालिए, मेंटेनेंस का भी डालिए, आप सब ये भी डालिए। तो वो लॉयर मेंटल कंडीशनिंग कैसी कर रहा है, उसके फैमिली वाले उसकी मेंटल कंडीशनिंग कैसे कर रहे हैं, उसके हो सकता है उसके फादर हो, उसके चाचा हो, वो उसको क्या समझा रहे हैं कि तू तो सड़कों पे घूम रही है, वो गाड़ी में घूम रहा है, तू बच्चा लेके बैठी है, तेरी तो लाइफ खराब कर दी। नाउ दैट फीमेल गेट्स अ थ्रेट इन हर माइंड, ओ मतलब मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। शी गोज टू द लॉयर एंड लॉयर सेज द सेम थिंग, यस आई विल गेट यू जस्ट, मैं उससे इतना पैसा दिलवाऊंगा, इतना, वो अपना परसेंटेज फिक्स कर लेता है। और उस वजह से ये सब आप ये सोच रहे हैं कि फीमेल्स के अगेंस्ट हो रहे हैं सारे मेन की, नहीं हम शादी क्यों करें। बट दिस इज सी, अगर
समझ लीजिए आपने कोई चीज अपनी लाइफ में, आप कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज आप अपनी लाइफ में लेके आए, सपोज एक गाड़ी खरीद के लेके आए, गाड़ी आते ही उस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये गाड़ी मनहूस है मेरे लिए, राइट? और कोई गाड़ी लेके आया, उसको आते ही प्रॉफिट हो गया, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, वो गाड़ी रोज चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके लिए वो एक अच्छी कार है, हाँ अच्छी कार। तो मैरिज किसी की अच्छी चल रही है नहीं, इसका मतलब मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन खराब नहीं हुआ, मैरिज खराब नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए वर्क नहीं किया, इसलिए वो आपके लिए खराब हो गया। वो उस एक्सपीरियंस को आपने खुद ने खराब किया। अगर आप उस एक्सपीरियंस को, जैसे आप अपने बिजनेस को, मेल्स कितने ऑब्सेसिव होते हैं अपने बिजनेस, अपनी गाड़ी, अपनी चीजों के, ऐसे ही अगर आप अपनी वाइफ, अपने रिलेशनशिप्स को लेके चलते, इतने ऑब्सेसिव होते कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा, तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप्स टूटते। सो आजकल लॉ को लेके दो तरफा चीजें हो गई हैं समाज में, कि या तो इसका मिसयूज किया जा रहा है या लोग डरने लगे हैं अब लॉ से। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक को ग्रूमिंग की जरूरत है लॉ के रिगार्ड? सी, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लॉ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्टिस। वी टॉक अबाउट लॉज, बट व्हाट वी डोंट गेट इज जस्टिस। लेकिन जस्टिस जो आ रहा है उस हिसाब से इम्पैक्ट तो लॉ पे पड़ रहा है ना, लोगों के दिमाग में ऐसा है। हाँ, देखो आप समझो दो चीजें, एक होता है कि सेक्शन है, ये एक पर्टिकुलर का है लॉ बना हुआ है, ठीक है। जस्टिस का मतलब ये है कि किसी को सजा हो गई ऑन टाइम, और किसी को ऐसा, किसी ने 4 बार किया, उसको कुछ नहीं हुआ, वो बेल लेके भी छूट रहा है, वो वैसे भी निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे आप। बिल्कुल ऐसे भी हैं, मेरे बहुत नोन लोग हैं, चेक बाउंस वाले केसेस 130 मतलब यू नो कॉजी क्रिमिनल है, और 138 के केस कुछ लोगों पे कितनी बार लगे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग तो कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं, और कुछ लोग एक केस डलने पे भी इतना डर जाते हैं, राइट? तो जस्टिस अपने आप में ना, जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है ना, इट इज अ गेम ऑफ जस्टिस। इससे जस्टिस मिल किसी को नहीं रहा है। लेट मी टेल यू, अगर आप ये सोचें कि ये सिस्टम बहुत अच्छा होता, तो इतने आपके पिछले 50 सालों में क्राइम इतने बढ़ गए, इतने जजेस, 7 जजेस से आप चालू हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, नाउ देयर 33 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जजेस क्यों बढ़ गए इतने? ये सब इसीलिए हुआ ना कि क्राइम बढ़ रहा है। अगर आपका सिस्टम फुल प्रूफ है, मुझे ये बताइए ना, तो फिर कैसे हो गया सिस्टम का फेलियर? ये फिर सिस्टम का फेलियर ही तो है, कि अगर हमने ये सिस्टम बनाया था क्राइम को कम करने के लिए, और क्राइम तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब सिस्टम हैज फेल्ड अस। सो दिस नीड्स टू बी चेंज। आपने सीआरपीसी को बीएनएस बना दिया, या आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बना दिया, बीएनएस बना दिया, लेकिन सेक्शंस चाहे वही रखते, उसमें एड ऑन्स करते। आज के टाइम हर 5 साल में अमेंडमेंट होना चाहिए था, कुछ किया हमने? कुछ नहीं करते हम। 10-20 साल तक वही चले जा रहा है जो 1961 में एडवोकेट्स एक्ट बना था। अरे किसी को पेड प्रमोशन भी करने हैं, चलो आज लॉयर्स को अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, तो उसको अमेंड करो ना। आई एम प्रो फॉर दैट कि आप वो, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, कि सोशल मीडिया पे उनके क्या भाई कितनी लिमिटेशन है, क्या करना चाहिए, किस तरह से एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, पता ही नहीं है लोगों को, कुछ करे जा रहे हैं। और अभी 1961 में जो चल रहा था, अगर मैं वैसे सोचूं तो वो आज अब वही चीज फॉलो कर सकते हैं जो उस टाइम चल रही थी, पर हम लीगली वो कर रहे हैं, तो बेवकूफी है ना ये तो, और क्या है? तो आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इंडियन लॉ में, जो अभी तो रिसेंटली हुए हैं? पूरे चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे नहीं, चाहे बीट द कोलाजिम, बीट लाइक यू नो हाउ lawyers are practicing, how they select, like when you come to this profession, I have seen lawyers क्या करते हैं, लोग गांव से आते हैं, डिस्टेंट, मतलब जो कि अलाउड ही नहीं है, डिस्टेंट, मैं आपके माध्यम से बता दूंगी, डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन अलाउड नहीं है लॉ के अंदर। एलएलबी की डिग्री आप रेगुलर कॉलेज में ही जाके ले सकते हैं, और वो भी बीसीआई एफिलिएटेड होनी चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये नहीं आपने ये किसी भी स्कूल कॉलेज में जाके ये वो लीगल बाबा टाइप्स कहीं से भी उठ के लॉ कर लिया, हाँ, और उसके बाद वो, क्योंकि मैंने उसका नाम इसलिए लिया, वैसे मेरे कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है, अच्छा इंसान है वो, इज नॉट बैड, बट
मुझे याद है, मुझे बुरा भी लगा था कि बार काउंसिल में जब सारे लोग खड़े तो हंस रहे थे, वो अपना लॉ कॉलेज बता रहा था, जो हमने उसके लॉ कॉलेज का कभी नाम ही नहीं सुना, पता नहीं कौन से लॉ, शायद इसलिए वो बेचारा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया होगा प्रैक्टिस करने के लिए लिटिगेशन में। उसने कैमरा उठा के अपना वीडियो बनाना चालू हो गया। बट द थिंग इज कि लिटिगेशन की जो भी प्रैक्टिस करने आ रहा है, आप ये देखो कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है। लोग हर किसी को लॉयर समझ लेते हैं, जो भी ब्लैक कोट वाइट शर्ट में कोर्ट में घूम रहा है उसको लॉयर समझ लेते हैं। इनकी सब, मेरे को लगता है सबको आईडीज मिलनी चाहिए, वो लगा होना चाहिए, यू नो, एंड दैट द क्लाइंट कैन यू नो जस्ट सर्च इट कि वेदर दिस पर्सन इज एफिलिएटेड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यू नो, और उनका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। अभी भी प्रोसेस चल रहा है पर होता कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि कितने साल के अंदर उसने कितने ऑर्डर्स, कितने वकालतनामे लगाए, तो वो उसके नाम से चेक होते हैं। वो अब समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट वाले हैं, किसी ने लॉ की डिग्री तो कोई भी कर सकता है, आप भी कोई भी, उसके बाद वो बंदा एक एग्जाम देके बोल देगा मैं तो लॉयर बन गया जी, और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। अब वहाँ चेम्बर में वो रियल एस्टेट बेच रहा है, कनेक्शंस बना रहा है, मैंने खुद देखा है ऐसा होता है। तो और अच्छे खासे जो यू नो बड़े बड़े बार के, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैंने सबको देखा है पैसे लेते हुए, ये वो लैंड की डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लिटिगेशन का सब्जेक्ट बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल से हो जैसे सकता है। पुरानी एजुकेशन होती थी ना, जिसके अंदर संस्कार सिखाए जाते थे, एक्चुअली मेरी थिंकिंग ऐसी इसलिए बनी क्योंकि मेरी दादी दादाजी, माय बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमारे में बिकॉज बीइंग अ बनिया, यू नो, संस्कार आज भी अलाइव है हमारे अंदर, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट आप एक सोचिए ना, एक सोशल मीडिया पे आप कितनी रील्स देखते होंगे जिसमें मदर्स नाच रही हैं, जैसे कुछ भी छोटे छोटे कपड़े, और साथ में सन है, सन भी डांस कर रहा है। ऐसे बहुत सारी मैंने देखे हैं पेजेस जिसमें मदर और सन, अब वो मदर क्या मैसेज दे, अब आज तो वो अपने जोश में कर रही है सब हरकतें, वो क्या मैसेज दे रही है उस लड़के को, ठीक है। वो जैसे वो अरमान मालिक है, उसने 2 शादियां कर ली, ठीक है, अब उसे पता है उसने क्यों की क्या नहीं किया, आई डोंट गो इन दैट, लेकिन आज इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसे पता है उसके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या पड़ रहा है, उसके जो लड़का है वो क्या बनेगा और क्या सोचता है। तो बहुत फर्क पड़ता है पेरेंट्स की क्या सोच है, अपब्रिंगिंग से बहुत फर्क पड़ता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसकी अपनी सिचुएशंस थी उस आदमी ने जो फेस, बट आप कोशिश करें कि आपके साथ बच्चे रहते हैं छोटे, उस टाइम आप इस तरह की हरकतें, मैं बहुत सारी ऐसी फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आजकल उन्हें ना एक वो हो गया है स्वैग की मैं बड़ी अच्छी दिख रही हूँ इस एज में, वो अपने लड़कों के साथ रील बनाती हैं जैसे दिखाते हुए कि प्राउड फील करते हुए। आपको क्या लगता है कि उन वो लड़कों को जब वो स्कूल कॉलेज जाते होंगे बड़ा अच्छी नजर से देखा जाता होगा, मजाक ही बनता होगा उनका। तो यू नो I do not approve of this. I'm not being orthodox. I'm not at all orthodox. I think I'm the most broad-minded and modern person around. But then I would say कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, बट आपकी कर्म ऐसे होने चाहिए, डीड्स ऐसी होनी चाहिए जो आपके बच्चों को और आपके सराउंडिंग लोगों को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, कि आपकी वजह से उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि यार ये इंसान, ये आप तो मजे कर रहे हैं लेकिन आपका फादर है वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है एज अ चाइल्ड, आप उन्हें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप एक बच्चे हैं, बट बहुत सारे लोगों के फादर हैं घर में बैठ के ड्रिंक करते हैं, अपने दोस्तों को बुला लेते हैं ड्रिंक, बच्चा तो देख रहा है ना, राइट। वो कुछ औरतों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अरे फलानी की बीवी इसकी, बच्चा तो देख रहा है ना। फिर आप बाद में जाके वो बच्चा कहीं जाके कर देता है कुछ गलत, फिर आप बोलते हैं ये किसने सिखाया, आप सारा गलती उसके ऊपर लगा देते हैं, राइट। तो आप जैसे ही सोनम वाला ही केस, भाई कहीं से उसके ऊपर प्रेशर आया होगा ना, ऐसे ही किसी लड़की की हिम्मत हो जाएगी जाके, खुद तो अकेले गई नहीं थी, 3-4 लड़कों को बुलाया था उसने, तब हुआ। तो मेंटल कंडीशनिंग ठीक नहीं है एक्चुअली, संस्कार ही नहीं है वो बात। तो जाते जाते पूजा खंडेलवाल जी से मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, नया जो यूथ है और एंटर करना चाहता है, अभी पढ़ाई कर रहा है या किसी पढ़ाई कर चुका है और इस फील्ड में आना चाहता है, खास तौर से फीमेल्स, तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग में आप ना एक अपना, जैसे जो लोग सीनियर्स के साथ वर्क करना चाहते हो तो अलग ही है कि आप फिर सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करिए, उनके थ्रू सीखिए।
अगर आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, आपको खुद का काम करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले आप नोट करिए कि आपके पास कितने रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में किस किस के क्या क्या इश्यूज हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ना किसी का तो कोई लीगल मैटर चल रहा होगा कहीं पे, या कोई उनके इश्यूज होंगे, या पेमेंट रिकवरी वाले इश्यूज होंगे, 138 वाले मैटर्स, या कंज्यूमर रिलेटेड, जैसे कि कोई चीज़ें उन्होंने महंगे में ले ली और अब उन्हें लगता है कि पैसे कैसे क्या करें, ये व्हाटएवर केसेस बना, मतलब लेने से पहले ना बनाने का सोचो कि अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जीएसटी सारे बिल्स पे लगता है, आप जिन भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, राइट, बट टेक्निकली सारे रेस्टोरेंट्स को जीएसटी लेना अलाउड ही नहीं है। जो जीएसटी पेयर होगा सिर्फ वही तो ले सकता है जो जिसकी 20 लाख से ऊपर की इनकम हो। अब जिसकी अंडर है और उसने जीएसटी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है बिल में, आप तो देखते ही नहीं है उसमें सर्विस टैक्स, जीएसटी सर्विस टैक्स भी नहीं लगना चाहिए कायदे से, सब कुछ लगा के बिल आ जाता है और आप भर देते हैं, बिल देखते ही नहीं है। और ऐसा अक्सर क्लब्स में, पब्स में, ये वो आजकल जहाँ ये लोग जाते हैं सब जगह, कॉफ़ी शॉप सब जगह लगती है। अब उस जगह का वेबसाइट है, आप उसमें चेक करिए, तो वहाँ चेक कर सकते हैं, आपकी जीएसटी की वेबसाइट पे ही चेक कर लीजिए कि ये जीएसटी पेयर है नहीं है, क्या है। जीएसटी अगर नंबर डला है, नहीं डला है, तो दैट मीन्स वो तो टोटली फ्रॉड है, पैसे ले रहा है आपसे उसको लेने ही नहीं थे वो। अब आपने आए और आपने कंज्यूमर फाइल कर दिया, ठीक है, आपका खुद का हो या दूसरों का हो, किसी का भी किसी से बिल्स लेके, तो बट ऑब्वियस है कि अगर आपने उसके अपने डैमेजेस मांगे हैं तो वो कोर्ट में इतने पे करने से अच्छा आपसे सेटलमेंट तो करेगा, जो भी है उसको भी लॉयर हायर करना पड़ेगा, यू नो। तो आप ऐसे कोशिश करिए एक के बाद एक केसेस बनाने की। सोसाइटी में इतने तरह के वायलेशंस हो रहे हैं, इनजस्टिस हो रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे पत्नी कितनी सारी इश्यूज होंगी, तो सबसे बात करिए, गो टू ज्वाइन सम ग्रुप्स या एनजीओ। मैंने जैसे एनजीओ ज्वाइन किया था सबसे पहले, एनजीओ में तो सारे दुखी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, तो बस स्टार्ट विद दोस केसेस। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मुझे सारे सीन प्रो बोनो स्टार्ट। अरे प्रो बोनो कैसे, घर कैसे चलेगा, वो आपके 50-60 साल वाला जमाना नहीं है, ये वाला टाइम पे प्रो बोनो कहाँ से कर देंगे भाई, कोर्ट फीस भी लगती है और चीज, कहाँ से खर्चे निकालेंगे, प्रो बोनो नहीं चल सकता। हाँ बस ये हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल फीस ज्यादा ना निकाल, जो खर्चे के पैसे हैं उतने ले लीजिए और उनका काम करिए, एंड दैट्स हाउ यू विल लर्न एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस वेल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर information about litigation and education, law and etc. Thank you so much for coming. Thank you, thanks a lot for calling me. थैंक यू। तो हमारे साथ थी पूजा खंडेलवाल जी, जो कि एडवोकेट हैं, और लॉ को लेकर उनके साथ चर्चा हुई, लिटिगेशन को लेकर चर्चा हुई, चैलेंजेस को लेकर चर्चा हुई, और न्यू कमर्स किस तरह से एंटर कर सकते हैं इस फील्ड में, इसको लेकर चर्चा हुई। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। नमस्कार।